राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। ये दो चैनल हैं हमारे। आज मेरे बड़े भाई संजय दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। भाई साहब प्रणाम। आपको भी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। भाई साहब वो राहुल जी गायब हो गए, गए थे कोलंबिया, आए कि नहीं आए वापस? तो अब मैंने उनके ससुराल वालों को संपर्क किया है और जैसे ही पता चलेगा वैसे ही आपको बता देंगे। वैसे कुछ लोग तो कह रहे हैं आ गए हैं, लेकिन वो थक गए हैं तो थोड़ा आराम कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं अभी कल तक की पक्की रिपोर्ट है। कल तो उन्होंने वहां से कोलंबिया से एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो कहीं कॉफी पी रहे थे या कॉफी हाउस में बैठे थे किसी में। नहीं नहीं, वो कोलंबिया की कॉफी जो है वो कैसे बनाई जाती है वो सिखा रहे थे जी। या सीख रहे थे। अच्छा, आ गए हैं, मतलब वापस आ गए हैं। अब ये कुछ नहीं पता है कि वो कोलंबिया में सीख रहे थे, पुराना वीडियो था कि आ गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आ गए हैं। अब वो क्या है कि उनका एक ग्रुप है जय जगत, उससे मैं संपर्क साधने का प्रयास कर रहा हूँ। संभवतः वही बताएगा कि वो क्या है। कि वो जय जय जगत वाले लोग ही उनके बारे में जानते हैं और कांग्रेस में भी कोई नहीं जानता, क्योंकि सीईसी की बैठक उनके बिना ही हो गई है। अच्छा जी। ये जय जगत का क्या चक्कर है सर? बड़ी चर्चा है इसकी वजह इन दिनों सोशल मीडिया पे तो काफी चर्चा है कि कांग्रेस में कोई जय जगत ग्रुप पैद बनाया है, उन्होंने बनाया है या क्या ये इसका? हालांकि सर बड़ा रहस्यमय हो गई ये पूरी कांग्रेस, मैं देख रहा हूं पिछले कुछ समय से। ये तो आपका अतिवाद है कि आप इसको कुछ समय से ही मान रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस बहुत समय से रहस्य में है और विशेषकर से जब से राहुल भैया के हाथ में कमान आई है तब से तो पूरी तरह से रहस्य में है। आप उसको अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं ना कि एनिग्मा रैप्ड इन अ रिडल, वो वाली स्थिति है। तो इसलिए मैं आपके कहने से सहमत नहीं हूँ। आप राहुल गांधी जी का अपमान कर रहे हैं। नहीं तो ये जय जगत का क्या चक्कर क्या है? जरा जरा दर्शकों को उसका बता दीजिए जरा रहस्य। आप जय जगत नाम का एक ग्रुप बना है जी। और उस ग्रुप के सदस्य हैं, उसके प्रमुख बताए जाते हैं मिस्टर सचिन राव। और उसमें अन्य जो सदस्य हैं वो है मीनाक्षी नटराजन, गिरीश चोडंकर, प्रवीण चक्रवर्ती, जो कि सेफोलॉजिस्ट भी बताए जाते हैं। ये वही हैं जिन्होंने 2019 में कहा था कि 183 सीटें आएंगी और जब 183 जी। सीटें नहीं आई तो फिर ईवीएम के ऊपर दोषारोपण बढ़ दिया गया तुरंत कि साहब की हमारी तो 183 आ रही थी, पक्का ही था, लेकिन ईवीएम के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। तो वो ईवीएम वाला था। उसका फिर आपने देखा परिमार्जित रूप अब वोट चोरी है। अब वोट चोरी भी जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको धता बता दी। वो प्रशांत भूषण जो प्रॉक्सी बन के खड़े हुए थे, उनकी ऐसी तैसी कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। उनको ये कह दिया कि तुम झूठ बोलते हो, तुम लोग, तुम जो है वो यहाँ तक तुमसे इतना भी नहीं होता कि तुम ढंग का एक एफिडेविट से फाइल कर सको। तो साहब वो क्या है कि बड़ी बदनामी होगी, बड़ी बदनामी होगी जिसको कहता हूँ। लेकिन फिर वही वाली बात है कि साहब बदनाम हो गए तो क्या नाम ना होगा। तो ये प्रवीण चक्रवर्ती हैं, फिर है कृष्णा अलावारू, अलंकर सवाई, के राजू, हरीश चौधरी, सेंथिल और हर्षवर्धन सबकल। ठीक है साहब, ये इसमें जो है, अब आप ये देखिए कि इन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी की जो घोषित नीति थी कि दलित ओबीसी माइनॉरिटी 90% है, तो उनको संगठन में इसी अनुपात में भागीदारी मिलनी चाहिए। केवल 10% सवर्ण है और 10% को ही मिलनी चाहिए। और 10%, चूंकि राहुल गांधी अकेले जो है वो 10% के बराबर है, तो राहुल गांधी के अतिरिक्त और कोई सवर्ण होना नहीं चाहिए। अब इस नीति की पूरी अवहेलना कर दी इन्होंने। इससे ये जो जय जगत ग्रुप है, इसमें नए पदाधिकारियों में ब्राह्मणों और एलीट ओबीसी का दबदबा हो गया है। एलीट ओबीसी आप जानते हैं कौन होते हैं? एलीट ओबीसी ये आपके जाट, यादव, कुर्मी, मैं आपके क्रीमी बड़ी, ओबीसी, एक तरह से ओबीसी की क्रीमी लेयर। अरे साहब क्रीमी लेयर की तो परिभाषा अलग है, संवैधानिक। लेकिन अब ये जो सारा का सारा जो
एलीट तबका है जो वस्तुतः जो है वो डिजर्व नहीं करता है ओबीसी होने में, लेकिन उसने ओबीसी के नाम पे सारे जो ओबीसी के लाभ है वो हड़प लिए हैं, वो तबका। तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि साहब कि ये ग्रुप ये कह रहा है कि ये जो राहुल गांधी का जो जातिगत जनगणना और ओबीसी नीतियां जो राहुल गांधी की हैं, इसमें पूर्ण बदलाव की आवश्यकता है। और बिहार में वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो केवल अति बैकवर्ड और भूमिहीन ओबीसी पर ही ध्यान दे, एलीट ओबीसी यानी यादव पर ध्यान न दे। यादव, कुशवाहा और ये जो एलीट कुर्मी, ये जो एलीट क्लास है, इस पर ध्यान न दे। और ये इस प्रकार का परिवर्तन जो है ये राहुल गांधी की नीतियों में ये पूरे देश में लाना चाहते हैं। अच्छा, राहुल गांधी चूंकि स्वयं के दिमाग से नहीं चलते हैं, जय जगत के दिमाग से ही चलते बताए गए हैं आजकल, तो इसलिए जो जय जगत चाहेगा वही होगा। तो ये जय जगत का ये जिताऊ फॉर्मूला ये अब लागू होने वाला है साहब। अच्छा, पर सर एक बात है, जय जगत की ये जितने भी लोग आपने नाम गिनाए, इसमें से एक भी व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, या जमीनी पॉलिटिक्स से इसका कोई मतलब नहीं है। ये सारे ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स वाले हैं। इनमें से कोई भी आदमी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनाव लड़के राजनीति में ऊपर आया हुआ नहीं। ये जितने भी लोगों का आपने नाम लिया, इसमें शायद वो जयंती नटराजन के अलावा कोई चुनाव भी नहीं लड़ता होगा। उसमें से एक भी व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला तो है नहीं। मीनाक्षी नटराजन, हाँ वही वही तो मीनाक्षी नटराजन। मीनाक्षी ये नटराजन वही नहीं है। मंदसौर से एमपी से चुनाव लड़के एक बार जीती थी, उसके बाद से लगातार हार रही है। ये मीनाक्षी नटराजन वही नहीं जिनको टंचमाल बोलते थे दिग्विजय सिंह? बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। मीनाक्षी नटराजन दिग्विजय सिंह तो की खास। जी, तो उनके अलावा और तो कोई व्यक्ति इसमें चुनाव लड़ने वाला है नहीं है। तो ये मीनाक्षी लोग मिलके नटराजन भी अब ऊपर राहुल, से थोपी गई थी ना, वरना मीनाक्षी नटराजन भी ऊपर से थोपी गई थी, वरना वो कोई जमीन की कार्यकर्ता थोड़ी थी, वो भी ऊपर से थोपी गई। तो इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे 100% इसमें सहमत हूँ कि इनमें से कोई भी जो है वो जमीनी नेता नहीं है। लेकिन लेकिन राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, आप देखिए, आप राहुल गांधी जी के दर्शन को समझिए। राहुल गांधी जी कहते हैं कि जमीन वो है जो हम बनाते हैं, इसलिए जो हमने जिसको बनाया वो जमीनी है, जिसको हमने नहीं बनाया वो जमीनी नहीं है। इसलिए मोदी जी जो है वो जमीनी नहीं है, ये जो है जय जगत वाले ये सब जमीनी है, कि जमीन के ऊपर कब्जा हमारा है। तो उनकी फिलॉसफी समझिए, दर्शन समझिए, गूढ़ है, गंभीर है जी। अच्छा सर देखिए, मैं जब ये आई लव मोहम्मद वाली टूल किट फेल हुई, तो मैं तो पहले दिन ही मैंने डिक्लेयर कर दिया कि साहब ये आई लव मोहम्मद और कुछ नहीं था, ये राहुल गांधी की एक टूल किट थी जो कि विदेश से आई थी, बन के आई, तो उन्होंने हूबहू इसको आंख बंद करके इंप्लीमेंट कर दिया। वो मामला फ्लॉप हो गया। तो अब राहुल गांधी के पास सिर्फ एक हथियार बचा है, सिर्फ एक टूल किट है कि किसी तरह देश में दलितों को भड़का के, उनको बरगला के, उनको झूठ सच कैसे भी बोल के उनको जमीन पे उतार दिया जाए। अब इन्होंने सबसे पहले तो ये गवई साहब, जो कि हालांकि बौद्ध हैं और बौद्ध भी अपने आप को दलित कहें, तो सर ये तो बड़ा, मुझे तो बड़ा विरोधाभास लगता है। क्योंकि मैं आज ही एक वीडियो में कह रहा था, मैंने कहा भैया ऐसा है कि महात्मा बुद्ध जो थे वो थे बाईकास्ट ठाकुर, राजा के बेटे थे, क्षत्रिय थे सर, नेपाली ठाकुर थे वो। तो नाम था शाक्य मुनि बोलते थे उनको, हाँ शाक्य तो, वंश से थे, शाक्य वंश से थे वो। हाँ जी, शाक्य मुनि थे, और न केवल शाक्य मुनि थे, जो बोधिसत्व जिनके पुनर्जन्म होके और बोधिसत्वों की श्रृंखला में जो अंतिम बोधिसत्व थे वो गौतम बुद्ध थे। और उनके जो जी बोधिसत्व की जो पुस्तक है, बोधिसत्व के अवतारों की जो पुस्तक है ललित विस्तर, उस ललित विस्तर में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि बोधिसत्व जो है वो केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में ही जन्म ले सकते हैं, ये जी पुस्तक में लिखा। और इसी तरह से आप ये देखें कि जो लोग कहते हैं ना कि साहब कि उन्होंने बराबरी का वो बताया,
उन्होंने वर्णाश्रम धर्म की पूर्ण वकालत की है, हर स्थान पर वर्णाश्रम धर्म जी को उन्होंने प्रतिपादित किया है। और न केवल इतना, उनके जो प्रमुख रचनाकार हुए अश्वघोष, जिनकी रचनाएं संस्कृत में हैं, अधिकतर रचनाएं जो हैं बौद्ध धर्म की वो पाली भाषा में है, लेकिन ये अश्वघोष की एक बुद्ध चरित है, उनकी एक सौंदर्यानंद है। ये दोनों पुस्तकें जो है, ये दोनों रचनाएं और अश्वघोष की अन्य रचनाएं, ये सब संस्कृत में। तो ये सौंदर्यानंद है, उसमें इन्होंने तो स्त्री को संस्कृत में है। स्त्री को पाप की प्रतिमा कहा है सौंदर्यानंद, कि स्त्री जो है वो तो पूरी पाप की प्रतिमा है, साक्षात पाप है। स्त्री का इसमें बड़ा तिरस्कार किया गया है, स्त्री को बहुत ही निम्न बताया गया। तो जो इनकी जो फिलॉसफी है, महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा। महात्मा बुद्ध जो है, आप जितने भी बड़े फिलोसफर्स हैं उनसे पूछ लीजिए, महात्मा बुद्ध ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो सनातन धर्मी नहीं है। उन्होंने सनातन धर्म में ही एक शाखा का प्रतिपादन किया, जैसा कि पहले होता था। आपको पता है कि हमारे यहाँ नवदर्शन की परंपरा है, जो आपके जिसमें हम बोलते हैं कि 6 आस्तिक दर्शन हैं और 3 जो है वो नास्तिक दर्शन है। तो नास्तिक दर्शन में चार्वाक भी एक दर्शन है। नास्तिक दर्शन मतलब जो दर्शन वेदों को नहीं मानते उनको नास्तिक कहते हैं, और जो दर्शन वेदों को शब्द प्रमाण मानते हैं उनको आस्तिक कहते हैं। तो ये स्थिति है। तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय वैशेषिक, योग, ये सब जो है ये आस्तिक दर्शन है। जी। तो सर मैं ये कह रहा था कि ये बौद्ध होके भी स्वयं को दलित कहते हैं, तो अब राहुल जी ने सबसे वो पहले उसका इनका उसका एक कारण है कि हमारे वीपी सिंह जी द ग्रेट, वो वीपी सिंह जी ने ये कहा था कि साहब की जो बौद्धों में जो भी दलित माने जाएंगे, जैसे सिखों में माने जाते हैं, उन्होंने महान कार्य किए थे। उन्होंने मंडल कमीशन जैसी घोर घोटालेबाज रिपोर्ट को मान्यता दी थी। मंडल जो था, वो बीपी मंडल, वो स्वयं यादव जाति का एक एलीट ओबीसी था, जिसके पास 4000 एकड़ जमीन थी, और उस 4000 एकड़ जमीन वाले भूस्वामी को बना दिया गया ओबीसी का मसीहा। तो ये देश में बहुत सारे घोटाले हुए, उनमें से एक बड़ा घोटाला मंडल कमीशन है। जी। तो इन्होंने सबसे पहले उसको मुद्दा बनाया, उसके बाद जो वो हरिओम वाल्मीकि की लिंचिंग हुई थी, जबकि अभी जो स्पष्ट हो चुका हो कि उसको पीट पीट के मारने वालों में ज्यादातर लोग पीडीए के ही थे। उसमें उसमें 2 तो खुद पासी थे, और 2 आपके और 3 जो थे वो ओबीसी थे। जी। तो अब इन्होंने सर एक वो जो आपके हरियाणा में एक एडीजीपी साहब ने अभी अपने सर्विस वेपन से खुद को खत्म किया है, तो उसमें वो डीजीपी साहब जो अपना शायद सुसाइड नोट लिख गए हैं, उसमें उन्होंने डीजीपी और रोहतक के एसएसपी को जो है नाम लिया, तो उनकी पत्नी जो है वो बहुत बवाल कर रही हैं। तो अभी राहुल गांधी का जो लेटेस्ट, क्योंकि पहले 2 तो इनके फेल हो गए, गवई वाला भी फेल हो गया और वो वाल्मीकि वाला भी जब फेल हो गया इनका मुद्दा, तो अब इन्होंने वो एडीजीपी को मुद्दा बनाया हुआ है कि एक दलित का इतना उत्पीड़न किया कि उसको जो है बेचारे को अपनी जान लेनी पड़ गई। तो सर बात यह है कि राहुल जी का जो लेटेस्ट टूल किट मैं बता रहा हूं कि अब इनका देखिए वोट चोरी तो एकदम बुरी तरह फेल हो गया। अब बिहार में या कहीं पर भी खुद कोई कांग्रेसी भी वोट चोरी का नाम नहीं ले रहा। मैंने तो पिछले 15 दिनों तक सुना नहीं किसी के मुंह से कि वोट चोरी अब कोई मुद्दा हो। ये राहुल गांधी का एकमात्र मुद्दा था जो सबसे पहले, अदरवाइज बाकी जितने में मुद्दे ये लेके चलते थे, राफेल का मुद्दा भी इन्होंने चलाया, चौकीदार चोर है भी लंबा चला, ये वोट चोरी वाला मुद्दा सबसे कम समय में मर गया इनका। हालांकि मैं ये मानता था कि वोट कम से चोरी कम के साथ, तो वोट चोरी मुद्दे का तो हाल ये है कि वोट चोरी मुद्दे को जो साथ में उनके घूमे थे, उनके सारथी बन के घूमे थे तेजस्वी यादव, वो उसका नाम नहीं ले रहे हैं। वो नाम राहुल नहीं ले गांधी को रहे। बुला भी नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जितना दूर रहे उतना अच्छा है। राहुल गांधी यहाँ आएंगे तो मामला जो है और गड़बड़ होगा। वोट चोरी का मामला अभी जो लोग भी, जितने भी पहले जो ओपिनियन पोल 1 महीने पहले आ रहे थे, वो वोट चोरी के मुद्दे के बारे में पूछ रहे थे, तो वोट चोरी के मुद्दे के बारे में कोई 1-2% समर्थन मिल रहा था।
अब जब समर्थन जो है वो देखा उन्होंने कि बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो आप ये देखिए कि जितने भी ओपिनियन पोल आज की डेट में बिहार से आ रहे हैं, वो वोट चोरी के बारे में पूछ ही नहीं रहे, यानी वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं है। और तेजस्वी यादव भी जो है वो मजबूर हो गए हैं कि वो इतनी बात कहते रहते हैं, उनका मुद्दा बेरोजगारी है। तो वो बेरोजगारी में एक अजीबो-गरीब उन्होंने फ़ॉर्मूला दिया है कि हर परिवार से एक गवर्नमेंट नौकरी दी जाएगी। अब वो कैसे दी जाएगी, तो हाँ। ऑब्वियसली तो फिर तो वो गवर्नमेंट नौकरी दी जाएगी तो वो बिना परीक्षा के ही दी जाएगी, क्योंकि हर परिवार से एक को नौकरी दिया जाना संभव नहीं होता है। और साथ में महिलाओं का भी आरक्षण है, तो क्या कहेंगे कि साहब को जो महिला अगर उसके यहाँ किसी पुरुष को पहले से नौकरी मिली हुई है, तो उसको नौकरी नहीं देंगे? क्या कहेंगे? तो भाई महिलाओं सब सावधान हो जाओ कि महिलाओं को अब नौकरी नहीं मिलेगी यदि पुरुष को नौकरी मिली हुई है तो। ये तेजस्वी जी का फ़ॉर्मूला है। जी। जी। अच्छा सर, तो कल की जो एक इस पूरी घटनाक्रम से जोड़ के मैं ये देखता हूं कि जैसे ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ने दलितों पे जब से डोरे डाल शुरू किए हैं, तो ये मायावती जी का सक्रिय होना और कल जो मायावती जी की अत्यधिक सफल रैली, मतलब लखनऊ के सारे एनालिस्ट ये बोल रहे थे साहब उन्होंने इतनी सफल रैली इधर पिछले कुछ 10 एक सालों में लखनऊ में इतनी बड़ी रैली नहीं देखी। 9 और वर्ष के बाद मायावती ने जिस रैली की तरीके है। से कल उन्होंने राज्य सरकार की, योगी जी की जो प्रशंसा की है, केंद्र की भी की, पर राज्य सरकार का तो सरेआम मतलब नाम ले गए कि हम राज्य सरकार के। सर इससे आपको नहीं लगता कि मायावती जी जो हैं वो अपने दलित वोट बैंक को कोई इशारा कर रही हैं कि केंद्र में और राज्य में वो एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने वोट बैंक के दिल में उनको एक तरह से एक इशारा कर रही हैं कि योगी जी की तरफ का ध्यान रखें। आप इसको कैसे डिकोड करेंगे जो मायावती जी ने कल बोला है लखनऊ में? देखिए मायावती जी ने अपना जो दायरा है उसको बढ़ाने का प्रयास किया है। पहली बार आपने देखा होगा कि मायावती जी के मंच पर लोगों को बैठने के लिए स्पेस दी गई, और वो जो बैठने के लिए स्पेस दी गई उसमें से भी आपने देखा होगा कि उसमें एक एक ब्राह्मण है, एक राजपूत है, उसमें एक आपके दलित भी हैं, उसमें कोई एक पिछड़े वर्ग के भी हैं, उसमें राजपूत भी है। तो वो सब पूरा एक उन्होंने एक 7 लोगों को स्पेस दी उन्होंने, और 7 लोगों को उन्होंने एक ये समझिए कि 7 अलग-अलग जातियों से लोगों को वहाँ पर बैठाला। ऊपर से जो भी बात उन्होंने कही, जो भी बातें उन्होंने कही हैं, वो कहीं भी विभेदकारी नहीं है। उन्होंने आलोचना किसकी की? उन्होंने आलोचना की अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की। कि जी। समाजवादी पार्टी जो है वो किस तरह से ढकोसला कर रही है, और ये सबको दिखता है कि समाजवादी पार्टी ढकोसले के अतिरिक्त और कुछ करती नहीं। साथ में एक बात और भी ध्यान देने लायक है कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव और राहुल गांधी जब भी उनको अवसर मिलता है तो वो देश के विरुद्ध समाज को तोड़ने के लिए इस तरह की जो बातें करते हैं, जातिवादी बातें करते हैं, ऐसी एक भी बात मायावती ने नहीं की। और इसलिए यदि जी। आज आप आज का अगर ट्विटर स्पेस देखें, राष्ट्रवादी जो है वो मायावती के साथ में बोल रहे हैं, और विशेषकर से जो लोग जो हैं वो बीजेपी की कुछ जातिवादी नीतियों से त्रस्त हैं, वो तो कह रहे हैं कि साहब की मायावती जो है वो कम से कम इस तरह की जातिवादी बात तो उसने नहीं कही कि एक बात भी। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो भीम आर्मी जैसों को सपोर्ट करती है। मायावती हो तो भीम आर्मी जैसों को कहीं कोई स्पेस नहीं मिले, और इस बार आप देख लीजिएगा, आप तो उसी क्षेत्र में रहते हैं, प्रवास करते हैं कई बार, तो ये भीम आर्मी का जो ये इन्होंने बटा रखा है ना, इसको चढ़ा के कि साहब की ये हम वोट तोड़ लेंगे, कोई भी भीम आर्मी का जो है अस्तित्व तो बचने नहीं जा रहा है। तो ये मायावती ने जो एक बहुत ही संतुलित और सर्व समाज के लिए बात कही, जो ये कहती है ना कि साहब की बहुजन पार्टी अब सर्व समाज की पार्टी है, तो वो सर्व समाज का संदेश देने का जो प्रयास किया, मुझे लगता है वो सफल था। और रैली तो अभूतपूर्व थी, अभूतपूर्व थी। 9 वर्ष में लोग बता रहे हैं कि 9 वर्ष में ऐसी रैली देखी नहीं गई है लखनऊ में, चाहे वो योगी बाबा की ही रैली क्यों ना हो। जी।
नहीं, अब तो सर रैली करना इतना मुश्किल हो चुका, और भाजपा जैसी साधन संपन्न पार्टियां भी अब जल्दी रैली करने की हिम्मत नहीं करती। और मैंने तो सही सर, बात है, रैली करना बड़ा दुष्कर कार्य भी है, दुष्कर कार्य के अतिरिक्त बड़ा महंगा खर्चीला कार्य है। और आप ये हाँ देखें कि चाहे बीजेपी हो और चाहे दूसरी पार्टियां हो, जब तक आप साधन नहीं भेजेंगे, गाड़ियां नहीं भेजेंगे, तब तक लोग नहीं आते। तो साधन के जी साथ भी हमको जो है आपको खाने पीने का भी इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन भारतीय आपके बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, आप देखते होंगे कि वो अपनी पोटली बांध के, चना चबेना बांध के अपने खर्चे से आता है और चुपचाप चला जाता है। कोई बवाल नहीं नहीं, करता, कोई तमाशा नहीं करता, चुपचाप आपके रैली स्थल पर आता है और चुपचाप रैली स्थल से चला जाता है। स्वयं का पानी लाता है, स्वयं का खाना-पीना लाता है। खाना-पीना मतलब जो उसका जो आप जानते हैं, जो गाढ़े का चना चबेना होता है या कोई छोटी-मोटी आपकी आलू पूड़ी की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, जी पूड़ी-वूड़ी साथ में लेके आते हैं, वो लेके आ जाते हैं, उसी से अपना काम चलाते हैं, कुछ भी माँगते नहीं, जैसा बताया जाता है उनको डिसिप्लिन में रहते हैं और चले जाते हैं। ये तो सदैव से जब भी मायावती की जो रैली हुआ करती थी, उसका तो ये एक चरित्र हुआ ही करता था। और वही कल देखने में आ रहा था, पुनः एक बार बहुत दिनों बाद। और उतना ही नहीं सर, मेरी आज अवनीश जी से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि वो बाई चांस उसी वक्त वो ट्रेन से उतरे जबकि मायावती की पूरी जो रैली अटेंड करने वाले लोग थे वो भी उतर रहे थे। तो कहते स्टेशन पे और स्टेशन के इर्द गिर्द गजब का डिसिप्लिन था, और उनके खुद के वॉलंटियर्स पूरे ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे थे, और उनकी रैली की वजह से किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी लखनऊ में नहीं हुई, और लखनऊ को यह पता तक नहीं लगा कि इतनी मैसिव रैली जो है उनके शहर में हो गई, और किसी किस्म का कैओस, किसी किस्म की अव्यवस्था, किसी किस्म का ट्रैफिक जाम शहर को नहीं झेलना पड़ा। तो सर ये तो निश्चित रूप से देखिए, मायावती का कैडर सर बहुत ही समर्पित और बिना किसी लालच के काम करने वाला रहा। और सर इसको मैं तो ये मानता हूं कि मायावती का जो उनका कैडर और उनका वोट था वो बड़ा उद्वेलित था, और बहन जी की जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस पिछले 5-10 सालों में रही उसको लेके वो बेचारे बड़े परेशान थे। और कल जब मायावती जी ने आह्वान किया कि आइए रैली में, तो वो सब जो है रैली में चल दिए, और उनका एकमात्र के कि दे वांट, सर जब कैडर अपनी पार्टी का रिवाइवल इतनी शिद्दत से चाहता है, ये कल मायावती के कैडर ने सिद्ध कर दिया कि उनका कैडर आज भी जमीन पर सबसे ज्यादा सक्रिय है। यदि उसको सही दिशा मिलेगी तो वो और सर इसको मैं बताऊं, इसको लेके कल के पूरा जो राजनीतिक जो लोग हैं, और जो वो लोग इसको ऐसे डिकोड कर रहे हैं कि अगले चुनाव में मायावती विल डू मच बेटर। अगले पिछले चुनावों की तुलना में इस बार मायावती की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतर रहने जा रही है। और सर बैड सबसे बैड ज्यादा न्यूज़ फॉर अखिलेश, बैड न्यूज़ फॉर अखिलेश। दिस इज सर्टनली वेरी बैड न्यूज फॉर अखिलेश, क्योंकि अखिलेश को आशा थी कि मायावती जितनी कमजोर होंगी अखिलेश का वोट बैंक उतना बढ़ेगा। और नॉट ओनली बैड न्यूज फॉर अखिलेश सर, बैड न्यूज फॉर राहुल गांधी टू। और सर राहुल गांधी राहुल ने जिस तरीके से बिहार वालों को, स्पेशली तेजस्वी को जो धोखा दिया है ना, वो उसको लेके बड़ी निराशा है राजद के कार्यकर्ताओं में। कल मेरी बिहार के कुछ लोगों से बात हो रही थी, वो बता रहे थे जी। कि मैंने पूछा भैया राहुल जी का क्या है, बोला भैया कोई नाम तक नहीं लेना चाहता है बिहार में उनका। और मैंने तो यहां पूछा, मैंने कहा भैया आ जाएंगी, कितनी सीटें आ जाएंगी, तो सबका एक मानना है सर कि 10 से नीचे रहेंगे राहुल गांधी। अगर सीटें तो चार उनको पांच 55 छह मिल रही है सुना। 58 की बात चल तो रही है, देखिए क्या करते हैं। पर सर वो 10 का आंकड़ा नहीं छुएंगे। जी, 10 का आंकड़ा उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है, 10 से नीचे रहना। मैं तो ये देख रहा हूँ कि देश में 10 से नीचे कब आएंगे ये। सर इस बार आपका जो आपकी वाणी जो है ना, आपकी वाणी पे सरस्वती का वास है।
और 29 के चुनाव में मुझे लगता है कि वो अपना नया लो बनाएंगे, 40 के नीचे आएंगे सर, ये पक्की बात है। तो सर जी, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दोबारा मिलते हैं सर किसी नए टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम।